एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल अजनास का 1/3 हिस्सा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के दौरान ख़राब हो जाता है और अगली फ़सल के लिए सेहतमंद बीज के तौर पर मौजूद नहीं रहता। ज़ख़ीरा शुदा अजनास जैसा कि गंदम, चावल, मकई, बाजरा, राई, जौ और दालें वगैरह को नुकसान पहुंचाने में कीड़ों को एक ख़ास मुकाम हासिल है। बहुत से हशरात दानों में मौजूद एम्ब्रियो को खाते हैं, जिससे दाने में प्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है और दाना पौधा बनाने के काबिल नहीं रहता। इसकी अहमियत को जानने का मकसद वो ये है कि हमारे जो एस्टिमेटेड लॉसेस हैं इन कीड़े मकोड़ों की वजह से, वो आप देख सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूके और इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे 9% जो है इसकी वजह से लॉस होता है, नुकसान होता है हर साल। जबकि 20% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारा पाकिस्तान है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, तो हमारे लॉसेस क्योंकि ज़्यादा जो आप कह लें कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारा लॉस डेवलप्ड कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो नेट वैल्यू जो है कि इसकी वजह से हर साल कितना लॉस होता है ज़ख़ीरा शुदा अजनास के कीड़ों की वजह से, तो $200 मिलियन का नुकसान होता है हर साल। और पाकिस्तान में जो है वो ओवरऑल जो है वो सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 10 से 15% जो है वो लॉस होता है। और इन कीड़ों की वजह से जो है वो ये कीड़े जो हैं ये डायरेक्ट लॉसेस भी काज करते हैं और इनडायरेक्ट लॉसेस भी काज करते हैं। डायरेक्ट लॉसेस जो होते हैं उसमें ये है कि ये डायरेक्ट जो है वो दानों के ऊपर हमला करते हैं और दानों में सुराख कर देते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में ये होता है कि इनकी वजह से, इनकी फीडिंग की वजह से जो है जो इसकी फिर बाकियात रह जाती हैं दानों की, उसके ऊपर फिर दूसरे कीड़े मकोड़े हमला करते हैं, ठीक है। दूसरे कीड़े मकोड़े हमला करते हैं या फिर क्या होता है कि इन कीड़ों के हमले की वजह से जो नमी का तनासुब है, जहाँ पे हमने गंदम स्टोर की होती है या दूसरे जो भी ज़ख़ीरा शुदा अजनास हैं स्टोर किए होते हैं, वहाँ पे नमी का तनासुब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन दानों को फिर फफूंदी लगने का खदशा होता है। अब पाकिस्तान में जो थ्रेट है वो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बासमती राइस का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर था। यहाँ से बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, बरामद होता था। और हमारी जो प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की, उसका 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन थी, जो हमारे पास फसल आती थी, वो हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन मसला क्या बना कि हमारी जो 2014 से लेकर 2018 तक $0.1 बिलियन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, इस इन कीड़ों की वजह से इतना हमें नुकसान उठाना पड़ा। और वो उसमें मसला क्या था ये आप देख सकते हैं कि ये एरो शो कर रहा है, यहाँ पे ये लार्वी मौजूद है। ये एक थैला था जिसमें ये आप कह लें कि चावल जो था हमारा बासमती राइस, उसको पैक करके एक्सपोर्ट किया हुआ था। तो उसमें क्या मिला कि हमें ये एक जो है वो लार्वी मिला खपरा बीटल का। तो जो कंज्यूमर है वो इन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। हम खुद जब मार्केट में जाते हैं तो हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का कीड़ा ना हो। जैसे अक्सर हमारे बड़े मार्ट में चले जाएं तो ये चीज़ें पैकेट्स में अवेलेबल होती हैं, तो हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये इस तरह जो है हमारी शिपमेंट जो है वो रिजेक्ट हुई और तकरीबन यूएस की ये शिपमेंट थी। लार्वी हमें मिला था, ये सुंडी को इंग्लिश में लार्वा भी कहते हैं। तो 43,000 पाउंड की जो शिपमेंट थी हमारी, वो बहरी जहाज उन्होंने वापस कर दिया। इसी तरह 2013 में मेक्सिको ने भी जो हमारी कंसाइनमेंट थी 3,000 टन बास जो हमारा पाकिस्तानी राइस था उसको वापस कर दिया। और अभी तक जो वो मेक्सिको ने हमारी जो बासमती राइस जो है उसको बैन किया हुआ है। अगर ये बैन ख़त्म हो जाता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हर साल $350 मिलियन जो है राइस को एक्सपोर्ट करने से कमा सकता है। 2019 में रशियन अथॉरिटी ने भी टेम्परेरी बैन लगाया था पाकिस्तान की फूड ग्रेन्स के ऊपर, और उसकी वजह भी यही थी कि उसमें ज़ख़ीरा शुदा जनास का के कीड़ों का जो था वो प्रॉब्लम था।
पाकिस्तान की इस साल रिकॉर्ड जो है वो आप कह लें कि प्रोडक्शन हुई है माशाल्लाह 21 मिलियन टन जो है वो वीट प्रोड्यूस हुई है। अभी ये वैल्यू जो है हमें पता चली है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये देखा जाए तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन अभी भी जो है वो बहुत कम है। लेस देन 6 मिलियन टन जिसको हम यानी कि स्टोर हमारे पास गोदाम ऐसे हैं, हमारे पास फैसिलिटी ऐसी है कि हम इसको स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत कम स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास, और बाकी जो है उसको हम अनसाइंटिफिकली जो है वो स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो फिर ज़ख़ीरा शुदा जो कीड़े अजनास के कीड़े हैं उनका फिर हमला शदीद हो जाता है। अब देखने की बात यह है कि ये कीड़े आते कहाँ से हैं, वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से ये कीड़े आते हैं। तो मोस्टली जो है ये जहाँ पे हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, जहाँ पे मशीनरी वगैरह थ्रेशिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे क्योंकि गंदम की बाकियात या ज़मीन में दाने वगैरह गिर जाते हैं, तो वहाँ पे बाकियात रह जाती हैं। तो ये कीड़े मकोड़े वहाँ पे जो है ना इन चीज़ों के अंदर जो है वो सरवाइव करना, क्योंकि दाने फंसे होते हैं अच्छे से, अगर सफाई ना हो थ्रेशर की तो उसके अंदर दाने फंसे होते हैं, तो ये कीड़े वहाँ पे सरवाइव करते हैं। फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट ईयर इस फसल की कटाई और थ्रेशिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये दाने जो हैं उन दानों के साथ मिल जाते हैं, और फिर जब हम इनको स्टोरेज फैसिलिटी में जाके स्टोर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उन दानों में से वो कीड़े निकल के बाकी दानों को इन्फेस्ट करना शुरू कर देते हैं और नुकसान का मौजब बनते हैं। फिर कुछ कीड़े इसमें ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, जो नॉर्मली हम उनको इग्नोर कर, क्योंकि ये बहुत छोटे इंसेक्ट होते हैं, नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये फ्लाई करके भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो वॉक करते हुए जाते हैं, और ये भी क्योंकि साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम आम आंख से देख तो सकते हैं अगर गौर करें, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कि कौन से कीड़े जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनकी फीडिंग के हवाले से वो कैसे नुकसान देते हैं। तो कुछ प्राइमरी पेस्ट होते हैं, कुछ सेकेंडरी पेस्ट होते हैं। प्राइमरी पेस्ट वो होते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो दानों को डैमेज कर सकें, दाने को नुकसान पहुंचा सकें। इनके जो मुंह के हिस्से होते हैं, माउथ पार्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो ऐसे बने होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से कि वो दाने को, हालांकि इसका जो आप कह लें दाना सख्त होता है, तो उसको तोड़ने की, उसमें सुराख करने की उनके अंदर सलाहियत होती है। ठीक है। और दूसरा, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं सीरियल्स को। ठीक है। उसमें एग्जाम्पल अगर देख लें तो खपरा सुंडी का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बहुत ज़्यादा ये मसला बनाता है। ये खपरा बीटल जो है, इसी तरह लेसर ग्रेन बोरर जिसे कम अनाज का गड़वा भी कहते हैं। वीवल्स हैं जिनको दाने की भूंडी भी कहा जाता है, जिसकी ये माउथ के आगे जो है ना सूंड निकली होती है। ये इंशाल्लाह आगे पिक्चर्स में मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मौत वगैरह होते हैं, परवाने होते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये ब्रोचेड बीटल का, ये इसका मसला सबसे ज़्यादा जो है वो चनों के अंदर आता है, चनों में देखा गया है। अब ये खपरा बीटल है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम, इसको ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम कहते हैं। इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस है, अगर इसको 30 से 37 डिग्री टेम्परेचर मिल जाए, दर्जा हरारत मिल जाए, और 45 से 75% अगर नमी मिल जाए, तो इसका अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। इसका जो दौरान ज़िंदगी है, जो लाइफ साइकिल है, वो तकरीबन 26 से 30 दिन का होता है। और इसमें जो डैमेजिंग स्टेज होती है कि इसका लार्वी भी हमला करता है और इसका अडल्ट भी हमला करता है। ये लार्वी आप देख भी सकते हैं ये पिक्चर में, अडल्ट को और लार्वी को, कि ये दोनों जो हैं ये दाने को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और तकरीबन एक साल में ये अपनी 10 बार नस्ल को चला सकते हैं। अब ये आप इसका नुकसान देख सकते हैं इस तस्वीर में, कि दाना जो है, दाने के ऊपर ये तकरीबन इसी के ही, ये क्या करते हैं कि जब लार्वी की कुछ स्टेजेस होती हैं, जब एक स्टेज से ये दूसरी स्टेज में शिफ्ट होते हैं, तो अपनी स्किन को जो है, अपनी छाल को उतार देते हैं, वो दानों के अंदर ही मिक्स हो जाती है, तो दाना जो है वो खाने के काबिल ही नहीं रहता। इसमें जब खपरा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको दाना नज़र ही नहीं आता, बल्कि सारी की सारी इनकी अपनी स्किन होती है, जिल्द होती है जो उतरी हुई होती है।
फिर लेसर ग्रेन बोरर जो है, जिसको उर्दू में कम अनाज का गड़वा भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो राइजोपरथा डोमिनिका है। इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस हैं कि जिसमें इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो दर्जा हरारत अगर 26 डिग्री दर्जा हरारत हो और 70% अगर नमी हो तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसका दौरान ज़िंदगी जो है वो 45 दिनों पर मुश्तमिल होता है। और इसमें भी जो डैमेजिंग स्टेजेस हैं उसमें इसका लार्वा जो सूंडी होती है और जो इसका अडल्ट है, ये पिक्चर में अडल्ट आप देख भी सकते हैं, ये दोनों जो हैं हमला करने की सलाहियत रखते हैं। और एक साल में इसकी भी जो जनरेशन्स हैं वो 6 होती हैं। तो ये आप इसका डैमेज देख सकते हैं कि सिर्फ दाने की छाल रह जाती है, बाकी दाने का अंदर का सारा मटेरियल ये खत्म कर देते हैं। वीवल्स, तो जैसा कि मैंने नाजरीन आपको बताया था कि इसकी माउथ के आगे जो है ना सूंड की तरह, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, तो इसकी भी सूंड होती है जिसको स्नाउट कहा जाता है। ये आप पिक्चर में देख भी सकते हैं इसके माउथ पार्ट्स के आगे। इसकी वजह से इससे जो है ये दाने के अंदर सुराख करता है। सुराख करने के बाद फिर वहीं पे इसकी जो मादा है वो अंडे देती है या दाने के ऊपर अंडे देती है। तो उसमें जो सुंडी इसकी निकलती है, जो बच्चा निकलता है, तो वो भी क्या करता है, फिर दाने के अंदर चला जाता है, सारी जिंदगी दाने के अंदर गुजारता है। हमें आमतौर पे पता नहीं चलता, जब वो बाहर निकलता है, सुराख नजर आते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका नुकसान हो चुका है और दाना बिल्कुल अंदर से खाया हुआ है। तो इसका भी जो साइंटिफिक नेम है वो साइटोफिलस ग्रेनेरियस है। और इसका जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं तो वो 30 डिग्री दर्जा हरारत हो और 70% नमी हो तो इसका नुकसान जो है शदीद हद तक बढ़ सकता है। इसका दौरान ज़िंदगी 25 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इसकी भी जो सुंडी है यानी कि लार्वा और इसका अडल्ट जो है वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इसकी भी जो जनरेशन जो हैं वो एक साल में ये तकरीबन 2 से 3 नस्लें चला सकता है। अब ये इसका नुकसान इस नौइयत का होता है कि आपको दानों के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के सुराख होते हैं और साथ आटा आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये ख़ास इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है इसके नुकसान की। और इसको अगर आपको इंसेक्ट मिल जाए तो इन इंसेक्ट के ऊपर भी जो है ना, इनकी बॉडी के ऊपर भी आटा लगा हुआ नज़र आता है आपको। उसके बाद मौत वगैरह ये परवाने होते हैं जो क्या करते हैं, गंदम के दानों के ऊपर जो है और दूसरे ज़ख़ीराशुदा जिनास के ऊपर जो है वो हमला करते हैं। इसको इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइटोट्रोगा सीरीलीला है। इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम कंडीशन, उसमें 30 डिग्री दर्जा हरारत और 70% नमी हो तो इसका हमला शदीद होता है। इसका दौरान ज़िंदगी भी 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी जो सिर्फ सुंडी है वो हमला करने की सलाहियत रखती है। इसमें इसका जो परवाना या अडल्ट जिसे हम कहते हैं वो दाने को नुकसान नहीं पहुंचाता। मादा अंडे देती है, अंडों से जो सुंडियां निकलती हैं तो वो सुंडियां जो हैं वो दानों में सुराख करके अंदर चली जाती हैं और दाने को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। इसकी भी जनरेशन जो है वो 4 से 5 नस्लें ये एक साल में चला सकता है। अब इसका नुकसान भी तकरीबन वीट वीबल से मिलता जुलता होता है और इसमें भी ये जो है वो सुराख करके जो है इसके परवाने फिर बाहर निकल जाते हैं। इसकी जो सुंडी है वो सुराख के अंदर मतलब जब ये अंडे से निकलती है तो इतनी बारीक सुंडी होती है कि सुराख करके चली जाती है अंदर और हमें सुराख का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब वो अंदर खाती है और बढ़ती रहती है तो बढ़ने के बाद जब वो परवाना बन जाता है, तो जब वो दाने के अंदर सुराख करके बाहर निकलता है तब हमें पता चलता है कि इसमें परवाने का अटैक हुआ था और इस तरह के होल हमें नज़र आते हैं। ये ब्रोचेड बीटल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया इस हवाले से कि इसका ज़्यादातर अटैक जो है वो चनों के अंदर देखा गया है। चनों के अंदर या मूंगबीन के अंदर जो है इसका अटैक बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इसका नाम जो है वो कैलोब्रोकस काइनेंसिस है या मेस्कुलेटस इसकी दूसरी स्पीशी है जो हमला करती है। इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं या ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो 30 डिग्री दर्जा हरारत टेम्परेचर और 30 से 70 डिग्री अगर 30 से 70% अगर नमी मिल जाए तो इसका हमला शदीद होता है। ब्रोचेड बीटल का दौरान ज़िंदगी जो है वो 29 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इसकी भी दोनों स्टेजेस, सुंडी इसकी और जो इसका अडल्ट है वो हमला करने की सलाहियत रखते हैं और ये एक साल में 7 से 8 नस्लें चला सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दानों के ऊपर जो चने के दाने हैं इनके ऊपर ये जो वाइट कलर के हैं ये इसके एग्स हैं और ये जो सुराख किए हुए हैं तो ये इनके अटैक का आप कह रहे हैं कि सिम्टम्स हैं जो निशानदेही कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर ब्रोचेड बीटल का अटैक है।
और उसकी वजह से ये सुराख है। तो यानी कि वो भी फीडिंग अंदर करते रहते हैं उसके लार्वी, और जब वो अडल्ट निकल के बाहर निकलते हैं तो ये इतना बड़ा सुराख फिर हो जाता है दानों के अंदर। सेकेंडरी पेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी पेस्ट वो होते हैं कि जो दाने को दानों के अंदर सुराख करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि सेकेंडरी पेस्ट में वो सलाहियत नहीं होती, बल्कि जब प्राइमरी पेस्ट का अटैक होता है और अटैक करने के बाद जब वो उन दानों को आटे में तब्दील कर देते हैं तो उस आटे के ऊपर फिर इनका अटैक होता है सेकेंडरी पेस्ट का। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी पेस्ट के अंदर सलाहियत नहीं होती साउंड ग्रेन को, यानी कि हेल्दी ग्रेन को, जो पूरे का पूरा दाना होता है उसको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत इनमें नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं कि जो दूसरी चीज़ों ने नुकसान पहुंचाया होता है उसके बाद जो बाकियात होती हैं तो फिर ये उसके ऊपर हमला करते हैं। इसमें साटूथ ग्रेन बीटल है, रेड फ्लोर बीटल है जिसको सुसरी भी कहते हैं, मॉथ्स वगैरह हैं, और फ्लैट ग्रेन बीटल है। तो साटूथ ग्रेन बीटल, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो रेजिफिलस ओरिनामेंसिस है। इसका नाम इसके करेक्टर की वजह से दिया गया है कि इसका अगर आप बदन देखें तो ये स्टार्ट में जो है आंखों के पीछे इसके आपको दंदान नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये थोरेक्स का पार्ट होता है। इंसेक्ट के 3 बॉडी रीजन्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो थोरेक्स के ऊपर जो है दंदान नुमा जो है वो साख्तें होती हैं, जिसकी वजह से इसको साटूथ ग्रेन बीटल का नाम दिया गया है। इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री मिल जाए और नमी 70% मिल जाए तो इस कीड़े का जो अटैक है वो शदीद होता है। इसका दौरान ज़िंदगी 20 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इसकी सुंडी और अडल्ट जो हैं वो हमला करने की सलाहियत रखते हैं और एक साल में 6 से 7 बार अपनी अफजाइश नस्ल कर सकते हैं। अब ये इसका अटैक होता है कि इसमें फिर इसके फीसिस वगैरह नज़र आते हैं और जो है दाने वगैरह, और जो अगर आटे के ऊपर अटैक है तो वो खाने के काबिल नहीं रहता और उसमें स्मेल शुरू हो जाती है। लाल सुसरी घरों में आम आपने देखी है, जहाँ पे हमने आटा स्टोर किया होता है तो आटे के अंदर ये सुसरी बहुत और बेतहाशा हमें मिलती है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ट्राइपोलियम कैस्टेनियम है। इसका जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, अगर 35 डिग्री दर्जा हरारत हो और 60 से 80% जो है वो नमी हो तो इसका हमला शदीद होता है। 40 से 90 दिनों में ये अपना दौरान ज़िंदगी मुकम्मल करता है। इसकी सुंडी और जो अडल्ट हैं वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। ये कीड़ा, ये सुसरी जो है वो 5 बार अपनी अफजाइश नस्ल कर सकती है एक साल में। तो ये इस तरह से आपने आटे में अपने घरों में भी देखा होगा कि इसका हमला जो है वो शदीद होता है। फिर मील मौत, ये भी क्या करते हैं, कुछ मौत ऐसे हैं जो दानों के ऊपर हमला करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आटे के ऊपर हमला करते हैं। तो ये जो है ये मील मौत जो है ये आटे के ऊपर हमला करता है, जिसका साइंटिफिक नेम प्लोडिया इंटरपंक्टेला है। इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस अगर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 25% नमी हो तो इसका हमला शदीद होता है। ये कीड़ा अपना दौरान ज़िंदगी 27 दिनों में मुकम्मल करता है और इसमें इसका जो लार्वी, इसकी सुंडी जो है वही डैमेजिंग स्टेज होती है, वही नुकसान पहुंचाती है और इसकी 4 से 6 जनरेशन होती हैं एक साल में। अब ये तस्वीर में आप इसका सिम्टम देख सकते हैं, नुकसान देख सकते हैं कि ये क्या करता है कि वेब बनाना, जाला बनाना शुरू कर देता है और शदीद हमला की सूरत में ये जाला इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपने किसी शीशे के बर्तन में इसको स्टोर किया हुआ है दानों को, तो शीशे के आर पार आप देख ही नहीं सकते। यानी कि ये बिल्कुल एक पतली सी दीवार बना देता है अंदर और जिस जाले की, कि हम बाहर से फिर शीशे के अंदर नहीं देख सकते। और जो दानों को ऐसे जोड़ देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फीडिंग की वजह से और इसके जाले की वजह से जो है वो दानों के आटे के अंदर से जो है वो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और आटा खाने के काबिल नहीं रहता। फ्लैट ग्रेन बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम क्रेप्टोलिटस टोसिलिस है, इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस 25 डिग्री दर्जा हरारत टेम्परेचर और 75% नमी हो तो इसका हमला शदीद होता है। फ्लैट ग्रेन बीटल का दौरान ज़िंदगी 21 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इसका लार्वी और अडल्ट नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं और एक साल में 6 बार ये अपनी अफजाइश नस्ल कर सकते हैं। तो इसके नुकसान में भी इसका ज़्यादातर अटैक जो है वो हमारे, जैसे कि आप कह सकते हैं जो दलिया वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं, दलिए हमने स्टोर किए होते हैं या गंदम के या दूसरे जिनास के दलिया बना के हम स्टोर कर लेते हैं या मार्केट में दलिया अवेलेबल होते हैं, तो ये उनके ऊपर, पास्ता वगैरह के ऊपर इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है।
अब आइडियल कंडीशंस इनकी देख लेते हैं कि ये जितने भी हमने इंसेक्ट स्टडी किए, प्राइमरी इंसेक्ट थे और सेकेंडरी पेस्ट जो थे, तो उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस अगर देखी जाएं, आइडियल कंडीशंस देखी जाएं, तो अगर टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री दर्जा हरारत टेम्परेचर हो, 25 से 70% नमी हो और ज़्यादा देर तक अंधेरे में ये चीज़ें पड़ी रहें, तो इन तीन चीज़ों के होने के बाद इन कीड़ों का हमला शदीद होता है और नुकसान बढ़ सकता है। और इसमें ये भी एक प्रॉपर वेंटिलेशन, मोस्टली क्या होता है कि हम चीज़ों को स्टोर तो कर लेते हैं, एक अंधेरे के अंदर ही मोस्टली पड़ी होती हैं और वहाँ पे वेंटिलेशन का फिर प्रोसेस नहीं होता, तो उसका भी जो आप कह लें कि इसके भी ना होने की वजह से जो है, प्रॉपर वेंटिलेशन के ना होने की वजह से भी इंसेक्ट का हमला शदीद हो सकता है। अब इसको हमने मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, तो आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो अप्रोच है कि एक से ज़्यादा कंट्रोल मेजर्स को इकट्ठा अप्लाई करके ही हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी एक के ऊपर फोकस करके हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहला, सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है सैनिटेशन, के सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अब ये आप एक इंसान को देख रहे हैं कि ये गोदाम जो है, गोदाम नहीं बल्कि जो बड़े बड़े बिन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके अंदर स्टोर करने से पहले जो पिछले साल की बाकियात मौजूद हैं, तो उनको, या टूटे फूटे दाने पड़े हुए हैं या आटा पड़ा हुआ है, उनको अच्छे से साफ करना है अंदर से, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स वगैरह में अक्सर सफाई का हम खास ख्याल नहीं रखते, वहाँ पे अक्सर जगहों पे दरारें मौजूद होती हैं, अगर आटा या टूटा हुआ दाना वहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी और हमने प्रॉपर सफाई नहीं की, और अगर उसके अंदर इंसेक्ट मौजूद हैं, तो वो भी जो है स्टोर, जब हम अगले साल की गंदम या और भी अनाज स्टोर करेंगे, तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसकी सफाई करनी है। फिर मॉनिटरिंग के वक्तन फवक्तन जो है हमें ये देखते रहना चाहिए कि आया कि अब कीड़े का हमला हुआ तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें फ़ौरन से हमें पता नहीं चल सकता कि अटैक हुआ है। ये तो जब ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा आप कह लें कि वसी पैमाने पे जब हमला हो जाता है, तब हमें अंदाज़ा होता है उसकी स्मेल से और टेम्परेचर के बढ़ने से, कि वो जहाँ पे हमने स्टोर किया होता है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है ना, इंसेक्ट के हमले की वजह से वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे फिर हमें अंदाज़ा होता है। लेकिन उस टाइम तक जो है वो हमला काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। तो उसमें क्या करना है हमने कि फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है। कुछ ट्रैप्स मार्केट में मौजूद हैं, उनको हम लगा के इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं उन ट्रैप्स के अंदर, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इंसेक्ट का अटैक हो चुके हैं। तो इन ट्रैप्स की खासियत ये होती है कि इसमें कुछ केमिकल इस तरह के होते हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट क्या करता है, दानों को छोड़ के ट्रैप्स की तरफ आता है, जिसके अंदर फिर कुछ में केमिकल होता है या स्टिकी मटेरियल होता है चिपकने वाला, तो वो इंसेक्ट आ तो जाता है, फिर वो वापस दानों में नहीं जा सकता। फिर हम इन ट्रैप्स को निकाल लेते हैं और फिर हम चेक कर लेते हैं कि इसमें अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। फिर इरेशन होनी चाहिए प्रॉपर, हवा का मुनासिब जो है वो इंट्रेंस और एग्जिट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, इरेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर का जो आप कह लें कि जो दर्जा हरारत है वो भी नॉर्मल रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, और नमी का तनासुब जो है वो भी मतवातर जो है वो आप कह लें कि मुतदल रहेगा, कि वो इतना फेवरेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसेक्ट का हमला नहीं होगा। फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं कि एट द एंड जो है वो हमने केमिकल ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें अच्छे से जो थोड़ा सा मैं आपको आगे बता दूंगा कि कौन से केमिकल्स हैं जो रिकमेंडेड हैं और जो मार्केट में अवेलेबल हैं और लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। फिर फ्यूमिगेशन है, टैबलेट, ये बड़ी आम प्रैक्टिस है कि फार्मर हजरात या घरों में भी जो है तकरीबन हर कोई जो है वो फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल करता है। ये गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, जिनको जो है वो इसके क्या डोजेस हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने गंदम हो या स्टोरेज हो, तो और कितने बोरियां हो, तो वहाँ पे कितनी टैबलेट्स जो है वो रखनी चाहिए इफ़ेक्टिव मेजरमेंट मैनेजमेंट के लिए, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए। और इरेडिएशन, ये शुआएं वगैरह देने से भी जो है इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी लाहौर में तो मौजूद है, तो
इसमें यह है कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उनको हम रेडिएट करते हैं, शुआएं देते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर कोई कीड़ा मौजूद है तो वो मर जाता है। 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं स्टोरेज के, अगर इनको हम अपना लें तो हमारे जो ज़ख़ीरा शुदा अजनास हैं उनके ऊपर कीड़ा कभी भी हमला नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। और उसमें सबसे पहला जो है वो एज़ ड्राई एज़ पॉसिबल। आपका दाना जितना खुश्क होगा, जितना ड्राई होगा, जिसमें हम नॉर्मली गंदम के लिए जो है वो 10 to 12% रखते हैं, इससे कम ही होना चाहिए नमी का तनासुब उस दाने का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जितना ड्राई होगा, फिर एज कूल एज पॉसिबल, फिर जहाँ पे हमने इसको स्टोर किया हुआ है वो गोदाम या वो स्टोरेज स्ट्रक्चर वो इतना कूल होना चाहिए जितना हम उसको कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मली यही है कि लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, 15 दर्जा हरारत से टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए जहाँ पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। और रेगुलर इंस्पेक्शन वक्तन फवक्तन जो है वो जो मैंने बताया ट्रैप्स वगैरह यूज करके जो है हम देखते रहें आया कि कीड़े का हमला हुआ या नहीं हुआ। अगर इन 3 प्रैक्टिसेस को हम वक्तन फवक्तन चेक करते रहेंगे, अपनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम कीड़ों से बचे रहेंगे। अब सैनिटेशन का हमने थोड़ा सा देखा, तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह की के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हैं कि स्टोरेज यानी कि अजनास को स्टोर करने से पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के हम अपने दानों को कीड़ों से बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले इक्विपमेंट्स हैं कि जो दानों को ट्रीट करते हैं कि थ्रेशिंग वगैरह जैसे होगी, ठीक है, ग्रेन ड्रायर्स वगैरह हो गए, इन इक्विपमेंट्स की अच्छे से सफाई कर लें कि इसमें कीड़े वगैरह मौजूद ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो हमारा बिन है या स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो खाली है तो उसकी अंदर से सफाई जो है वो अच्छे से कर लें, उसके क्रैक्स देख लें, उसके क्रेविसेस जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसकी साइडों पे जो है ना कॉर्नर्स में अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वहां पे अगर इंसेक्ट वगैरह रह जाएं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं अगली जो ज़ख़ीरा जो अजनास होंगे जिनको हम ज़ख़ीरा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी क्या करना है, अच्छे से साफ करना है। फिर बाहर वाली साइड पे देखना है कि जहाँ पे वो बिन या वो स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ पे पड़े हुए हैं या गोदामों के साइडों पे भी करीब करीब जो है वो हमने देख लेना है कि अगर कोई स्पील्ड ग्रेन, को टूटे हुए या बिखरे हुए ग्रेन पड़े हुए हैं, दाने पड़े हुए हैं, उनको ख़त्म करें, ठीक है। अगर कोई वीड्स वगैरह मौजूद हैं या घास वगैरह अगर करीब करीब मौजूद है तो उसको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि ये कीड़े वहाँ पे भी छुप सकते हैं, ठीक है। और मैंने फिर बताया कि अगर आप इसको बैग्स वगैरह को जब इसमें अंडेल रहे होते हैं, ये जैसे घरों में हम आमतौर पे भड़ोला कहते हैं छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे बिन्स या स्टोरेज स्ट्रक्चर जो हैं, तो मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट के अंदर सलाहियत होती है, वो फ्लाई भी कर सकते हैं, तो उड़ते हुए हो सकता है वो उसमें चला जाए। तो कोशिश करें करीब करीब जो जगह है उसको भी अच्छे से साफ करें कि अगर वहां पे भी कोई कीड़ा मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाए, किल हो जाए, देन उसके बाद जो है वो हम अपनी अजनास को स्टोर करेंगे। फिर अब ग्रेन जो है तो उसको हमने अच्छे से साफ कर लेना है कि उसमें कोई भी कीड़ा मौजूद ना हो, उसको ड्राई कर लेना है, 12 से 13% तक जो जो है उसमें नमी का तनासुब हो, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये वो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये बाहर वाली साइड पे अगर बिंज के बाहर वाली साइड पे अगर चीज़ें हैं, मट्टी वगैरह है या ग्रासेस वगैरह हैं या टूटे हुए दाने वगैरह हैं तो उनको भी अच्छे से साफ कर लें। तो ये इक्विपमेंट्स वगैरह जहाँ ये थ्रेशिंग हो रही है तो यहाँ पे भी जो है वो ऑलरेडी थ्रेशिंग करने से पहले भी इसकी सफाई करें, बाद में भी सफाई करें। फिर प्रिवेंटिव मेजर, एहतियाती तदाबीर। अब स्टोर करने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, वो यही है कि आप वक्तन फवक्तन जो है वो ट्रैप्स वगैरह का इस्तेमाल करके चेक करते रहें कि आया कि कीड़े का हमला हुआ है या नहीं हुआ। फिर कुछ प्रोब्स होते हैं या थर्मोमीटर होते हैं, इससे क्या होता है कि हम वक्तन फवक्तन दर्जा हरारत चेक करते रहते हैं। तो मैंने बताया कि जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसका टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और तो इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसमें कीड़ों का हमला हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि कीड़ों के हमले की वजह से भी क्या होता है कि दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। गैस डिटेक्टर्स भी हमें बता देते हैं कि कीड़ों का हमला स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। वो इस तरह कि जब कीड़ों का हमला शदीद होता है, जब उसकी नस्ल जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं, कीड़े ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो वो भी सांस का अमल उनमें भी होता है। जब सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम इखराज करते हैं, इसी तरह कीड़े भी करते हैं, तो
उसका जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि अब कीड़ों का हमला हो चुका है। फिर जहाँ पे ऊपर जो ढक्कन होते हैं, जैसे बड़ोले के ऊपर भी ढक्कन होता है, इसी तरह जो बड़े स्टोरेज है उनके ऊपर भी ढक्कन होते हैं। तो वहाँ पे हम जो है ख़ास तौर पे ये जो परवाने वगैरह उनका हमला टॉप पे होता है, तो वहाँ पे हम चेक कर लें कि वहाँ पे कोई जाला वगैरह तो नहीं बन गया अंदर वाली साइड पे। अगर बन गया तो इसका मतलब है परवानों का हमला हो चुका है। इसी तरह जो दरमियान में अगर जगह हैं तो वहाँ पे भी जैसे गोदामों में हमने गंदम वगैरह को स्टोर किया होता है बोरियों वगैरह में, तो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। इस तरह के भी इक्विपमेंट्स हैं कि हम उनके अंदर का तापमान वगैरह जो है, टेम्परेचर, नमी, गैस वगैरह, इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर फिजिकल कंट्रोल मेथड में ये है कि हर्मेटिक सीलिंग। ये क्या होता है, ये बैग की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो है वो हम गंदम की बोरियों को या दूसरी जिनास की बोरियों को स्टोर करके इसको अच्छे से टाइटली बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है 2% तक अगर हम रखें और 21 दिनों के लिए, तो इससे क्या होता है कि अगर कीड़ा भी मौजूद है तो वो मर जाता है। कि ऑक्सीजन का लेवल हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो कीड़ों को भी जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है और वो मर जाते हैं। फिर इसी तरह टेम्परेचर जो है वो अगर उसको हम कंट्रोल कर लें या टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दें कि मतलब हीटिंग की तरफ चला जाए, या उसको कूल इतना कर दें कि जिससे क्या हो कि इंसेक्ट का जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो बरकरार ना रहें, तो उसमें भी क्या होता है कि इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। इसी तरह ओजोन भी जो है वो एक गैस है कि इस गैस से भी जो है हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर से जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसको हम एक चैम्बर में से गुजारते हैं जिसको ओजोन जनरेटर कहते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को O3 में कन्वर्ट कर देता है, ओजोन ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। ओजोन की जो गैस होती है उसको फिर हमारे जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम उसमें फिट कर देते हैं, तो वो गैस जो ओजोन की निकल रही होती है वो उस स्ट्रक्चर में जाती है और वहां पे फिर हम उसको सर्कुलेट करवाते हैं। तो ओजोन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और इंसेक्ट जो है वो सारे के सारे मरना शुरू हो जाते हैं। और देन फिर उस गैस को जो है उसका जो आउटलेट है उसको हम क्या करते हैं, ये वाटर टैंक के अंदर जो है ओजोन को डिस्पोज कर देते हैं। ये पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह इरेडिएशन का ज़्यादा प्रैक्टिस आम नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक में इसकी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। इसमें क्या होता है कि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि इरेडिएशन रूम होता है जहाँ पे सोर्स होता है, लगा होता है कि वहाँ पे फिर वो वहाँ से मुसलसल शुआएं निकल रही होती हैं। तो इसका नॉर्मली जो है इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए जो ज़ख़ीराशुदा जिन्नास के हैं, तो 1 किलो अगर रेडिएशन उन प्रोडक्ट्स को, उन बोरियों को, उन बैग्स को दे दें तो उसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह मौजूद है तो वो मर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो अन जो लोडिंग है कि यहाँ से जो बैग्स वगैरह हैं वो हम उतारते हैं, तो ये कन्वेयर बेल्ट होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली ये मूव करते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये जो रेडिएशन रूम है वहाँ पे इनको शुआएं मिलती हैं। शुआएं मिलने के बाद क्या होता है कि उसकी वजह से इंसेक्ट किल हो जाते हैं और इंसेक्ट फ्री जो हमारे कमोडिटी है, वो हमारे बैग जो हैं वो दूसरे बेल्ट से जो है वो वापस आना शुरू होते हैं और वहाँ से फिर इसकी दोबारा से लोडिंग होती है और इसको मार्केट में ले जाया जाता है। फिर कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं, इस पे भी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो ज़ख़ीराशुदा जिनास में लगने वाले कीड़ों को मारने की सलाहियत रखते हैं। तो उसमें कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर उसके अलावा कुछ प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कीड़ों को मारने की सलाहियत रखते हैं। उसमें नीम का ऑयल है, गार्लिक का ऑयल है, रोटिनोन है और निकोटीन है। तो इनको भी यूज़ करके जो है हम इन कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में डायोटोमेशियस अर्थ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। स्टोरसाइड 2 के नाम से जो है, जिसमें क्लोरपायरीफॉस और मिथाइल प्लस डेल्टा मैथ्रीन एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। टेम्पो जिसमें सेफलोथ्रीन होता है और मेलाथियोन, ये ऐसे केमिकल
हैं जिनको हम यूज़ करके जो है वो हम कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके मोस्टली जो है एप्लीकेशन कब करनी है कि जब स्टोरेज करने से पहले जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है या गोदामों में जहाँ पे हमने स्टोर करना है, तो वो जो ज़मीनी सतह हैं उनको इस केमिकल से अच्छी तरह ट्रीट कर लेना है। तो जब इंसेक्ट हम क्लियर हो जाएं कि अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, कीड़े वगैरह मर चुके हैं, तो देन हमने जो अजनास हैं जो कीड़ों से पाक हैं उनको स्टोर कर लेना है। फिर उसके बाद आता है फ्यूमिगेशन। अब आपने स्टोर कर ली और फिर अगर आपको लगा पता चला कि आपका इंसेक्ट इसमें लगा हुआ है, तो फिर हम फ्यूमिगेशन का अमल करते हैं, जिसमें प्रीमीफॉसमिथाइल की टैबलेट्स हो गए, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स हो गए, मैग्नीशियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स हो गए, सल्फोरिल फ्लोराइड जो है ये केमिकल है। तो ये गैस होती हैं जो जिनको हम यूज़ करके जो है इंसेक्ट वगैरह को कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो नॉर्मली जो है वो एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन रेट है कि वो कितनी टैबलेट्स आपने यूज़ करनी है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर 1 टन गंदम है तो उसके लिए 2 टैबलेट्स, 2 गोलियां बहुत हैं। 50 टन गंदम के लिए 100 गोली, 100 टन गंदम के लिए 200 गोली, 200 टन गंदम के लिए 400 गोली और 300 टन गंदम के लिए 600 गोली यूज करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसी तरह अगर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर है और उसका जो एरिया है वो अगर 1.3 क्यूबिक मीटर है तब 2 गोली, अगर 65 क्यूबिक मीटर है तब 100 गोली, अगर 130 क्यूबिक मीटर है तो 200 गोलियां, अगर 260 क्यूबिक मीटर है तो 400 गोलियां, और अगर 400 क्यूबिक मीटर है तो 600 गोलियां यूज करनी है कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने अगर 1 टन गंदम को स्टोर करना है, 1.3 क्यूबिक मीटर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तब तो 2 गोलियां यूज करनी है। अगर आपका जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, सपोज वो 65 क्यूबिक मीटर है या 130 या 260 या 400 क्यूबिक मीटर, और आपके पास जो गंदम है वो 1 टन है, तो फिर हम 2 टैबलेट्स यूज नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्यूबिक मीटर यानी कि जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो 65 क्यूबिक मीटर है, तो उसके हिसाब से हम फिर गोलियों की तादाद का तयन करेंगे। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपके पास 50 टन गंदम है तो आपने, और 65 क्यूबिक मीटर अगर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तब आपने 100 गोलियां यूज करनी है। अगर आपके पास 50 टन गंदम है और 260 क्यूबिक मीटर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर है जहां पे आप उसको स्टोर कर रहे हैं, तो फिर आप 50 के हिसाब से गोलियां नहीं रखेंगे, बल्कि फिर आप 260 क्यूबिक मीटर के हिसाब से 400 गोलियां उसमें रखेंगे। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है आपने। अब इसका मेथड क्या होता है कि हम सबसे पहले अगर इसका बेसिक्स आप देख लें कि अगर आपका जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसमें आपने अजनास को स्टोर किया हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ है और वो 15 डिग्री से कम है, तो फिर तो उसके अंदर इंसेक्ट नहीं है। अगर हुआ भी तो खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि बिलो 15 डिग्री दर्जा 15 डिग्री दर्जा हरारत पे से अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पे इंसेक्ट का अटैक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फ्यूमिगेशन की भी जरूरत नहीं है। और अगर दर्जा हरारत 15 डिग्री है उस स्टोरेज स्ट्रक्चर का, तो फिर हम जो है उसके अंदर जो मैंने एप्लीकेशन रेट आपको बताया कि उसको फिर एयर बंद कर देंगे 10 दिनों के लिए। ठीक है, फिर 10 दिनों के बाद जो हमने उनके ढक्कन ओपन कर देने कि अब जो उसके अंदर जो गैस बनी हुई थी उन गोलियों की वजह से वो अब निकलना शुरू हो जाए, और उन 10 दिनों में वो कीड़ों को खत्म कर देगा। और इसी तरह अगर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर का या आपके गोदाम का या आपके भड़ोले का या आपके जहां पे आपने इसको स्टोर किया हुआ है, अगर उसका दर्जा हरारत 25 से ज्यादा है, 25 दर्जा हरारत से ज्यादा है, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं कि वो जो रिकमेंडेड हमारी टैबलेट्स हैं, जो एप्लीकेशन रेट है वो काउंट करके जो है हम वो गोलियां रख देंगे 7 दिनों के लिए, और उसको एयर टाइट बंद कर देंगे उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद फिर हम 7 दिनों के बाद उसके ढक्कन वगैरह खोल देंगे और वहां से जो भी गैस होगी वो उसको निकलने का मौका देंगे। ठीक है, वेंटिलेशन का मौका देंगे, और फिर हम उनको बाद में यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोटेक्टिव मेजर्स। जब भी इन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज खासतौर पे केमिकल का और फ्यूमिगेशन की जब हमने एप्लीकेशंस करनी है, तो आपने कंसल्ट कर लेना है जो आप इसके काम करते हैं
उनके साथ आपने कंसल्ट करना है। हर इंसान जो है वो हर काम नहीं कर सकता। प्लीज़ अवॉइड करें इन चीज़ों से, और उसमें जो काम करने वाला है उसको भी खास ख्याल रखना चाहिए अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स का, कि प्रॉपर उसने इसके क्लॉथ वगैरह अवेलेबल होते हैं वो पहन ले, मास्क वगैरह मुंह पे लगा लें, क्योंकि ये बहुत जहरीली गैस होती है जो हमारी सेहत को नुकसान दे सकती है। तो अच्छी तरह अपने आप को कवर करके फिर जो है वो ये फ्यूमिगेशन और केमिकल की जो ट्रीटमेंट है वो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में हमें आप आगाह करते रहें कि हमें सजेशंस आपने देनी हो, या किसी और टॉपिक पे जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट्स में वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।